मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं में गलता लोहा एक जो पाठ है उसके रचयिता शेखर जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से शेखर जोशी जी का जीवन परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस संबंध में आज हम उनके जीवन परिचय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें शेखर जोशी का जीवन परिचय। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 में उत्तराखंड में अल्मोड़ा के औलिया ग्राम में हुआ। उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं, और अल्मोड़ा और औलिया ग्राम जो है वो पहाड़ी मतलब हिमाचल का तराई वाला इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। तो इस पहाड़ी इलाके में जोशी जी का जन्म हुआ। सन 1955 से लेकर 1986 तक आप सैनिक औद्योगिक संस्थान में कार्यरत रहे, लेकिन 1986 में आपने अपने पद से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन का निर्णय लिया, अर्थात स्वतंत्र रचना करने लगे। और स्वतंत्र उनका पूरा ध्यान अब केवल लेखन के क्षेत्र में था। यही कारण है कि उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर इस लेखन को स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र देकर लेखन को अपनाया। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो अथ मूषक उवाच, चीटे के पर, साथ के लोग और कहानियाँ तो शेखर जोशी जी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। इनमें प्रमुख कहानियों के रूप में हम देखें तो नौरंगी बीमार है, बदबू एवं कोशी के घटवार। कोशी के जो घटवार है, इस रचना से इन्हें अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। शब्द चित्र की अगर बात करें तो एक पेड़ की याद इनके प्रमुख शब्द चित्रों में से एक है। इनकी एक कहानी और है दाजियू। दाजियू जो कहानी है ये इतनी प्रसिद्ध हुई है कि बाल फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म का निर्माण भी इनके दाजियू कहानी पर किया था, और जो आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुई। तो इस तरह से इनकी प्रमुख रचनाएं जो हमने देखी। आगे हम देखते हैं भाषा। शेखर जोशी जी की अगर हम भाषा की बात करें तो कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करना इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता रही। अर्थात जो कोमल भावनाएं थी, जो बड़े संवेदनशील विषय थे, उन संवेदनशील विषयों पर सटीक शब्दों में इन्होंने बड़ी सुंदरता से उसका प्रतिपादन किया है। अर्थात बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने, सजीव शब्दों में अपनी कहानी का लेखन कार्य किया है। इनकी जो रचनाएं हैं सरल, सहज और आडंबरहीन रही हैं। अर्थात आडंबरहीन भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाओं में सरल भाषा, सहज भाषा और आडंबरहीन भाषा हमको देखने को मिलती है। अर्थात किसी भी प्रकार का आडंबर इनकी भाषा में देखने को हमको नहीं मिलता। अगर हम शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, एवं आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचना में सहजता से देखने को मिल जाता है। आंचलिक आशय जिस अंचल से ये आते थे, अर्थात उत्तराखंड की तराई वाले इलाके से जहाँ से आते थे, वहाँ पर जो आंचलिक शब्द बोले जाते थे, उन शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। मुहावरों का सफल प्रयोग इनकी भाषा में देखने को मिलता है। मुहावरों का भी इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और मुहावरों में प्रयोग की अगर हम बात करें तो बहुत ही सटीक जगह इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। आगे हम देखते हैं कि इस तरह की रचनाओं में जो है, इनकी जो रचनाएं थी उनमें जनमानस से जुड़ने वाली प्रत्येक विशेषता देखने को मिलती है। अर्थात इतने सरल, सहज
और यथार्थ चित्रण ये अपनी रचनाओं में करते थे कि जनमानस उनसे सहजता से जुड़ जाता था, और जनमानस सहजता से जुड़ जाए तो अपने आप एक अपूर्व सफलता हमको मिल जाती है। तो इस तरह से इनकी भाषाओं की अगर हम बात करें तो सरल, सहज, आडंबरहीन, मुहावरों से युक्त, जनमानस से जुड़ने वाली इनकी भाषा है। अगर बिंदुवार हम देखें, आगे हम देखते हैं कि शैली की अगर हम बात करें तो विवरणात्मक शैली, आपकी भाषा में जो सरलता सहजता थी, और वो सरलता सहजता इनकी विवरणात्मक शैली में भी देखने को मिलती है। विवरणात्मक शैली आपकी रचनाओं में वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए विवरणात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। अर्थात ऐसा विवरण प्रस्तुत करते थे कि लोगों को सरल सहज लगे और आराम से इनकी बातें समझ में आ जाएं। तो ये विवरणात्मक शैली इनकी पहली है। दूसरा है भावात्मक शैली। जोशी जी स्वयं भावना प्रधान रहे हैं, और यही कारण है कि भावना प्रधान होने के कारण इनकी रचनाओं में भावनात्मक शैली देखने को मिलती है। क्योंकि ये यथार्थ से जुड़े हुए थे, इनको जो थे जो गरीब पहाड़ी इलाके के जो गरीब थे, उनकी कठिनाइयाँ, उनके कठिन जीवन संघर्ष, उनकी उम्मीदें और नाउम्मीदें, और ग्रामीण एवं मध्यम वर्ग की जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं से ये भली भांति परिचित थे। उन्होंने यथार्थ इसको महसूस किया था, और यही कारण था कि उनकी भावनाओं से आप जुड़े हुए रहे। तीसरी प्रमुख विशेषता अगर हम देखें तो मुहावरेदार शैली, अर्थात कथा साहित्य में विभिन्न पात्रों के चरित्र की विशेषता बताने के लिए आपने इस शैली का प्रयोग सफलता के साथ किया। जैसे बलि का बकरा बनाना, सांप सूख जाना आदि ऐसे मुहावरों का सफल प्रयोग आपकी रचना में देखने को मिलता है, और इनकी रचनाओं को समर्थ और प्रभावकारी इन्हीं मुहावरेदार शैली के कारण हमें प्रभावकारी लगती है। चौथी अगर आप देखें आंचलिकता की शैली, अर्थात जोशी जी स्वयं प्रकृति की गोद में पले, यही कारण है कि इनकी रचनाओं में आंचलिकता की शैली देखने को मिलती है। अर्थात आंचलिक जो भाव थे वो इनकी रचनाओं में भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो प्रमुख जो शैलियाँ थी वो है। इसके साथ एक और बात है, व्यंग्यात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलती है। आगे हम देखें साहित्य में स्थान। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर जोशी जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान है। अर्थात कहानी का जो एक नवीन रूप था, नई कहानी जिसको हम कहते हैं, उनके प्रमुख हस्ताक्षर शेखर जोशी जी रहे हैं, और हिंदी साहित्य में इनका श्रेष्ठतम स्थान माना जाता है। सन 1995 में अब ये श्रेष्ठतम साहित्यकार क्यों माने जाते हैं, तो इनको जो प्राप्त पुरस्कार है, इनकी अगर हम देखें कि सन 1995 में उन्हें साहित्य भूषण सम्मान, 1997 में पहल सम्मान व इसके साथ मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी से सम्मानित किया गया। 19 जुलाई 2010 को आपको चंद्रयान पुरस्कार भी मिला। तो ये जो पुरस्कार इनको मिले हैं, इनकी साहित्य की अगाध साधना के कारण और इनकी प्रसिद्धता के कारण मिले हैं। एक और विशेष बात है, दाजियों कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी ने बाल फिल्म का निर्माण किया। अर्थात ये इनकी जो दाजियों फिल्म थी, दाजियों जो कहानी थी, उस पर बाल फिल्म का निर्माण किया, जो बहुत प्रसिद्ध रही, और सभी बाल फिल्म को सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। और यही कारण है कि अभी कुछ समय पूर्व ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हें श्रीलाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया है। तो इस तरह से इनके जो सम्मान प्राप्त हुए हैं वो प्रकट करता है कि हिंदी साहित्य में इनका श्रेष्ठतम स्थान है। शेखर जी की कहानियाँ इतनी अधिक प्रसिद्ध थी कि अंग्रेजी, रूसी, पोलिश आदि अन्य भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया गया। अर्थात केवल देश के अंदर नहीं वरन विदेशों में भी अन्य भाषाओं में इनकी जो रचनाएं थी उनका अनुवाद हमको देखने को मिलता है। और अगर हम देखें तो
अछूते पहाड़ी क्षेत्र पर कलम चलाकर वहाँ की भूमि से जनसाधारण को परिचित कराया। अर्थात पहाड़ी इलाके के जो गरीब लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो उम्मीदी और नाउम्मीदी का वातावरण था, और वो कुछ बात प्रकट कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग थे उनके जीवन पर, उनकी समस्याओं पर आपने कलम चलाकर जनमानस को या जनसाधारण को परिचित कराया। यही कारण है कि शेखर जोशी जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। और नई कहानी आंदोलन में भी जोशी जी का श्रेष्ठतम स्थान रहा है। तो इस तरह से ये शेखर जोशी जी का जीवन परिचय हमने देखा, और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा और अपने अन्य मित्रों को सेंड भी करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ये CBSE और MP बोर्ड, इसमें जो पुस्तक है उन दोनों पुस्तक के लिए ये महत्वपूर्ण है। आरोह पुस्तक में गलता लोहा जो पाठ है उसके रचनाकार आप ही हैं। तो इसके साथ ही सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाले अन्य जो मेरे वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।